हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 21 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था प्रिंस और वांगजी की शादी की तारीख तय हो गई है। इसकी वजह से वांगजी हर वक्त अपनी शादी की तैयारियों में बिजी रहता था और क्लाउड रिसेस जिसे फिर से बनाया जा रहा था उसकी तरफ वांगजी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसे गुस्सा भी आ रहा था। पर जब भी उसे मौका मिलता वो पाठशाला फिर से बनाने में अपना योगदान देता। उसकी एक चचेरी बहन लान मिंशिया वो भी उम्मीद से थी, जो खासकर पाठशाला का ध्यान रखा करती थी, और इस वक्त बच्चों के लिए कोई दूसरा पढ़ाने वाला मौजूद भी नहीं था। हर कोई क्लाउड रिसोर्सेस को फिर से बनाने में व्यस्त था। माता पिता सारे सेवक अपने अपने बच्चों को अपने साथ काम पर ले जाते थे, पर यह चीज़ इतनी भी आसान नहीं थी। बच्चों के दिल में अभी भी वेंशु के द्वारा किए गए हमले का खौफ था, इसलिए उन पर खासकर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। कभी कभार वांगजी उन्हें पीछे वाली पहाड़ियों पर सैर के लिए ले जाया करता, जहाँ पर उसके रैबिट्स रहते थे। इस बात से बच्चों का दिल भी बहल जाता और वो बड़े लोगों की परेशानियों के चक्कर में न फंसते। सभी लोगों की परेशानी की वजह भी जायज़ थी। उन्हें जल्दी जल्दी काम निपटाकर बस 1 महीने में ही क्लाउड रिसोर्सेस इस लायक बनाना था कि वहाँ पर एक शादी हो सके, क्योंकि वांगजी को लेने के लिए खुद प्रिंस वहाँ पर आने वाले थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, प्रिंस उनके लिए भगवान से कम नहीं थे। उन्होंने क्लाउड रिसोर्सेस को वेन के चंगुल से निकाला था, इसलिए ये उनके शुक्रिया कहने का एक तरीका था। वैसे देखा जाए तो शादी कैसे होगी, इस बात को लेकर सब तरफ एक ही हंगामा मचा हुआ था। लान और यीलिंग एल्डर्स ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि शादी किस तरह से होगी। शुरुआत तो इस बात से हुई कि वांगजी को क्या करना है, क्योंकि दोनों तरफ की सारी रस्में इस तरह से बनाई गई थी जो खासकर एक लड़की निभाती है। वेंचिंग और वांगजी एक दूसरे को खत लिखकर इस बात का जायज़ा लेते थे। कहा जाए तो दोनों भी एक दूसरे के दुख का सहारा थे, क्योंकि दोनों भी अपने एल्डर्स की वजह से बहुत परेशान हो चुके थे। कम से कम एक दूसरे से बात करके वो इस परेशानी का हल तो निकाल सकते थे। वेंचिंग ने एक खत में लिखा, ऐसा नहीं है कि राज परिवार में आज तक कोई मर्द शादी करके नहीं आया। पहले भी यहाँ पर दसियों महारानियाँ हो चुकी है, तो उनके पति तो मेल ही होते थे ना। हमारी पहली ड्रैगन एम्परर एम्प्रेस हाउ तो थी। बड़े लोगों को तो इतना भी समझ में नहीं आता कि उनकी बहस बस समय की बर्बादी है। पता है, प्रिंस ने तो एक आदमी का गला ही घोट दिया था जब उसने तुम्हें दुल्हन कहा था। अगर प्रिंस होश में होते ना तो ये सब देखने में बड़ा मज़ा आता। मेरे कहने का मतलब है, हमारे पास जो 1 महीना है उतनी ही देर हम अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है प्रिंस की ची एनर्जी अब बहुत तकलीफ़देह हो गई है। वो किसी मीटिंग में भी शामिल नहीं होते। शिजुन ने उन्हें वापस उसी केव में बंद करके रखा है, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या करें, हीलिंग लेक का साफ पानी ही उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। वैसे शिजुन की सलाह से मैं कुछ औषधियों पर भी काम कर रही हूँ, पर ये इतना आसान नहीं है। ये इम्बैलेंस का सबसे अच्छा इलाज फिनिक्स फायर को माना जाता है, पर ये इस हालात में तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि शिफेंग और शिंगलोंग के सारे बच्चे ड्रैगन्स थे। मुझे याद है शिजुन शिंगलोंग के सारे वंशजों को ढूंढ रही थी कि शायद उनके बच्चों में किसी न किसी में तो उस मर्मिलियन बर्ड के कुछ तो गुण होंगे जिन्हें कल्टीवेट करके फिर फिनिक्स बनाया जा सके। पर ऐसा लग रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों के साथ विवाह संबंध बनाते हुए उनके अंदर के ये गुण चले गए हैं। एक और बात, आजकल फॉक्स स्पिरिट बीइंग कहीं भी नहीं दिख रहा है। हमारी लर्निंग की यात्रा के बाद तो उसे बिल्कुल भी नहीं देखा गया। वैसे लोगों का कहना है कि गुफा से उसकी बांसुरी की आवाज़ आती रहती है। ये बात सुनकर वांगजी का दिल फिर से खट्टा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसा महसूस होना चाहिए। वैसे उसे तो अच्छा लगना चाहिए कि वेइंग की तरफ से उसके सोलमेट की थोड़ी बहुत ही सही पर मदद हो रही है, और वेइंग ने खुद कहा है कि उसके और प्रिंस के बीच में किसी भी तरह का रोमांटिक रिलेशन नहीं है।
फिर भी वांगजी को जलन हो रही है। उसे अपनी खुद की भावनाओं पर शर्म आ रही है। फिर भी वो चाहता था कि काश पिंक की जगह वो होता। वो प्रिंस की मदद कर पाता, उन्हें आराम दे पाता, अपनी गुचेन बजाता और प्रिंस का दर्द कम करता। वांगजी ने काफ़ी सारी चीज़ें तय करके रखी थी कि वो शादी के बाद क्या खुश करेगा। उनमें से सबसे पहली बात ये थी कि वो अपने सोलमेट के लिए गुस्सो का क्लींजिंग म्यूज़िक बजाएगा। वैसे उसके दिल में बार बार ये इच्छा भी उठ रही थी कि वो खुद की कोई धुन तैयार करे। जब भी उसे प्रिंस का ख्याल आता था, उनकी अच्छी एनर्जी महसूस होती थी। उनकी सादगी, सच्चाई और ताकत एक साथ महसूस होती थी और इसी के छाँव में पलता था उनका अकेलापन, बिल्कुल उसी की तरह। माना कि दोनों की परिस्थितियाँ बिल्कुल ही अलग थी, पर वांगजी उनके अकेलेपन को समझ सकता था। वो पूरी दुनिया से दूर अकेले रहते थे। वांगजी ने धीरे धीरे अपनी पसंदीदा धुन पर काम करना शुरू किया, जो बहुत ही सादगी से शुरू होता और आगे जाकर उसमें ऐसे भाव आते जैसे वो वादा कर रहा हो एक बेहतर भविष्य का, एक आशियाने का। हो सकता है वो उन्हें एक दूसरे में मिले। उस रात वांगजी को एक और सपना आया। उसने दो नृत्य करने वाली आकृतियाँ देखी जो बादलों को चीरते हुए जा रही थी। उनमें से जो छोटा था वो नीले रंग का ड्रैगन था और जो बड़ा था वो लाल रंग का पक्षी था। उसके पंखों से ज्वालाएं निकल रही थी। क्या एक फीनिक्स ऐसा होता है? वांगजी अभी भी नींद में था। वो ड्रैगन बहुत तेज हंस रहा था, जैसे जैसे फीनिक्स उसे उड़ाते हुए ऊपर ले जा रहा था, बादलों को चीरकर सितारों के बीच नृत्य करने के लिए। शादी के एक रात पहले वांगजी अपने रोब्स को देख रहा था, जो पूरे लाल रंग के थे। रोब्स के साथ साथ ही उसका फिनिक्स हेडड्रेस भी था। वहाँ पर इतना सारा सामान था कि वांगजी को तैयार करने के लिए कम से कम 4 सेविकाएं तो लगेंगी। शाम होने के बावजूद भी लांसीचन नहीं लौटे थे, इसलिए वांगजी जेंटियान हाउस में बैठा अकेला अंगीठी की तरफ देखे जा रहा था, कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर लान मिंगशिया आई। वो वांगजी की बाल संवारने की रस्म करने वाली थी। वैसे इस रस्म के लिए वांगजी ने ही लान मिंगशिया को चुना था। वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और वांगजी की माँ के बाद अगर किसी लड़की को वो जानता था तो वो लान मिंगशिया थी। कक्षा में भी दोनों की ही जोड़ी बनाई जाती थी। वैसे मिंगशिया दिल की काफ़ी अच्छी थी, वांगजी की हर बार मदद भी किया करती थी। तभी वांगजी ने देखा मिंगशिया अकेली नहीं आई है, उसके साथ एक और अनजान लड़की है। आते ही मिंगशिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं सोच रही थी कि तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊं। वांगजी ने उस अनजान लड़की की तरफ देखा और कुछ ही देर में उसे वो याद आई। हिलर दानिन? वांगजी ने पूछा। वो बिल्कुल चौंक गया था। उसने सुना तो था कि हिलर दानिन लान मिंगशिया का पति है। हिलर दानिन ने शर्माते हुए वांगजी से पूछा, तुम्हें मेरा नया पहराव कैसा लगा? दानिन ने चोटी बनाई थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये आशिया ने बनाया है मेरे लिए। तो वांगजी बुदबुदाया, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। हिलर दानिन पहले लड़का था और जब वांगजी को ये पता चला था कि वो लड़की के शरीर में एक लड़का है, तो दानियन ने ही उसे कहा था कि उसे यांग एनर्जी कल्टीवेट करनी चाहिए। अब वांगजी सोच में पड़ गया, क्या उसे भी मेरे जैसा ही लगता होगा? हिलर दानियन ने कहा, जब मैंने तुम्हें पिछले कुछ दिनों अपनी नई पहचान को अपनाते हुए देखा, अपने आप पर विश्वास रखते हुए देखा, तो मुझ में भी धीरज आ गया कि मैं आशिया से बात करूं। वैसे इस बात को लेकर मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। हिलर दानियन बुदबुदाई। तब मिंगशिया ने मुस्कुराकर हिलर दानियन का हाथ अपने हाथ में लिया और इतने समय बाद वांगजी ने भी खुद को मुस्कुराते हुए पाया। वांगजी की बाल संवारने की रस्म होने के बाद वो दोनों चाय के लिए रुक गए और तब हिलर दानियन ने वांगजी से पूछा,
क्या तुम्हें वेडिंग नाइट पर होने वाले डुअल कल्टीवेशन को लेकर कोई सवाल है? चाहे इसे बेशर्मी ही मान लो, पर वांगजी के दिल में सच में सवाल थे। माना कि भाषण सरन ने उसे खत में विस्तार से सब कुछ बताया था, पर वो सब कुछ अलग था। जैसे कि लैंगिक शिक्षा दी जाती है या कोई पाठ पढ़ाया जाता है। पर वांगजी कुछ और जानना चाहता था, जैसे कि पहली रात पर उससे क्या अपेक्षाएं होंगी। शुक्र है कि हीलर दानिन कहीं न कहीं वांगजी को अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसलिए वो वांगजी के सारे सवालों का जवाब भी दे सकती थी। जब लान सिचन रात के पहले पहर वापस आ गए, तब लान मिंशिया और उसके पति हीलर दानिन वहाँ से चले गए। वांगजी को इस शादी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देकर। लान मिंशिया का 9वां महीना चल रहा था, इसलिए वांगजी की शादी में शामिल होने के लिए वो यिलिंग की यात्रा पर तो नहीं आ सकती। पर वांगजी ने उसे वादा किया कि वो सारा सब कुछ उसे खत में लिखकर बताएगा। जाने से पहले लान मिंशिया ने वांगजी को अपना पेट छूने की भी इजाज़त दे दी। जब वांगजी उसके पेट को छूकर बेबी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, तब उस बच्चे ने वांगजी की आवाज़ सुनकर लात मारी। तब मिंशिया मुस्कुराते हुए बोली, हमारे छोटे जिंगी को तुम बहुत पसंद आए। वांगजी ने तो अभी से सोच लिया था, शादी के बाद मिड ऑटम फेस्टिवल में वो क्लाउड रिसेसेस वापस आएगा, तब वो मिंशिया की बेबी से मिल पाएगा। अगली सुबह वांगजी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया, पर लान सिचन उससे पहले उठ गए थे। वो अंगीठी के पास बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। जब वांगजी तैयार होकर आया, तब तक शूफू भी वहाँ पर आ चुके थे। तभी ने एक साथ चाय पी और सुबह का ध्यान किया। प्रिंस दोपहर को आने वाले थे, तो वांगजी के पास पूरा एक पहर था, जब तक कि सेविकाएं आकर उसे तैयार करने न लगे। तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की, बल्कि मेडिटेशन होने के बाद तीनों ने अपने शाव और कुचिन को एक साथ बजाया। वो दोनों भी वांगजी के साथ यिलिंग जा रहे थे, शादी और उसके बाद ताजपोशी के लिए। फिर भी ये आखिरी समय था जब वो क्लाउड रेसेस में अपने परिवार के साथ होगा, जिसे वो अभी भी अपना घर कह सकता है। वैसे वांगजी ने कभी सोचा नहीं था वो कभी अपने इस घर को छोड़कर भी चला जाएगा। वैसे उसने ये तो सोच रखा था, वो जिससे भी हाँ कहेगा एल्डर्स उसकी शादी करवा देंगे। पर वो उसकी पसंद से होती तो शायद वांगजी भी इस बात को लेकर खुश होता, पर उसका क्लाउड रेसेस छोड़कर जाने का कोई मन नहीं था। बाकी की सुबह बड़ी जल्दी बीत गई। जब सेविकाएं वांगजी को तैयार करने के लिए आई, उसके भाई और अंकल वहाँ से चले गए। जाने से पहले लान सिचन ने वांगजी के कंधे पर हाथ रखा, उसे हल्के से दबाया और कहा, क्लाउड रिसेसेस हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। एल्डर्स के मन की शांति और क्लाउड रिसेसेस में ज़्यादा बर्डन न बने, इसलिए ये तय किया गया कि प्रिंस खुद जेंडियान हाउस में आए। इसके बजाय वांगजी प्रिंस से मिलने के लिए क्लाउड रिसेसेस के गेट पर चला जाएगा। वहीं पर शामियाना खड़ा करके प्रिंस का स्वागत किया जाएगा। वहाँ से वो सभी लान एंसेस्टर हॉल चले जाएंगे। वेन के हमले में एंसेस्टर हॉल भी नहीं बचा था, इसलिए खासकर इस मौके को मद्देनज़र रखते हुए उसे दोबारा बनाया गया था। प्रिंस के आगमन को लेकर भाषण सरन का कहना था, फिर से एक बार यिलिंग की गुफा से कोल्ड पॉन्ड केव के बीच पोर्टल बनाकर प्रिंस उसी रास्ते से क्लाउड रेसेसेस पहुँचे। लेकिन लोग प्रिंस को देखना चाहते थे। शादी जैसे बड़े मौके पर वो उनकी खुशियों में शामिल होना चाहते थे, उन्हें बधाइयाँ देना चाहते थे। इसलिए आखिर में प्रिंस ने ये तय किया कि वो खुद उड़कर क्लाउड रेसेसेस जाएंगे और वांगजी को लेकर वापस उड़कर यिलिंग आएंगे, ताकि सब लोग प्रिंस की खुशियों में शामिल हो। इसलिए वांगजी पूरे लाल रोब्स में तैयार होकर प्रिंस का इंतज़ार कर रहा था। उन कपड़ों की बनावट बिल्कुल लड़कों की तरह थी, बस रोब्स पीछे से इतने लंबे थे कि वांगजी उस रेड फिनिक्स की तरह ही लग रहा था, जिसकी लंबी सी पूंछ उसके पीछे चल रही हो। साथ ही सर पर एक बहुत बड़ा हेडपीस था। ऊपर से बेल भी ली थी, जिस पर सुनहरे मणियों की
बहुत बेहतरीन कारीगरी की गई थी, इसलिए वो बहुत भारी भी था। वांगजी अपना बैलेंस बनाने के लिए अपने भाई की बाजू पकड़कर चल रहा था। बदले में सिजुन ने भी वांगजी का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था। सभी लोग ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे जब प्रिंस ड्रैगन फॉर्म में बादलों के बीच उड़ते हुए दिखाई देने लगे। इसे देखते ही लान क्लान के छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होकर चिल्लाने लगे। उन्हें शांत करने की कोशिश बिल्कुल बेकार गई। ये हाल ही में होने वाला क्लाउड रिसेसेस का पहला सेलिब्रेशन था, इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ जो भी म्यूजिशियन इकट्ठे हुए थे वो सभी अपने अपने बातें बजाने लगे। हमेशा क्लाउड रिसेसेस में जब भी शादी होती थी बड़ी शांति सी छाई रहती थी, लेकिन वांगजी की शादी की तो बड़ी धूम थी। साथ ही सही राउंड से आतिशबाजी भी सुनाई दे रही थी। प्रिंस तो क्लाउड रिसेसेस आ रहे हैं। अगले पार्ट में हम वांगजी की शादी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।